नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लैनेट से। हमारी जो नई प्लेलिस्ट आई है पूरा पेपर यहीं से, उस सीरीज़ के चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। चैप्टर है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इस प्लेलिस्ट में हमने बेसिकली क्या है बेटा, पूरे चैप्टर को बहुत गहनता से, बहुत डीपली जाके समझा है, एक एक लाइन को चेक किया है और लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस, एक चैप्टर से 150 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उन क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्मेट में, कैसे एक क्वेश्चन को 2 तरीकों से 3 तरीकों से पूछा जा सकता है, उस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जैसे यहाँ चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, फोर्स का बेसिक है ये। तो अगर अभी आप 8th क्लास में हैं, अभी से अगर आपने न्यूमेरिकल करना छोड़ दिया तो जब हायर क्लासेस में जाएंगे, अगर आप 11th 12th में साइंस वगैरह ले रहे हैं तो फिजिक्स में आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर आप न्यूमेरिकल अभी से छोड़ देंगे। नॉट ओनली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन फिजिक्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं। तो होता क्या है, 8th क्लास में बच्चा सोचता है कि मुझे न्यूमेरिकल की क्या जरूरत है, 2 ही नंबर का तो आएगा। लेकिन वो एक गलत आदत को पकड़ लेता है, क्या कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते। फिर 9th में न्यूमेरिकल बढ़ जाएंगे, 10th में थोड़ा और बढ़ जाएंगे, तो बच्चे को एक फीलिंग आने लग जाएगी मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते, छोड़ देता हूँ। हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यही न्यूमेरिकल्स। तो इसीलिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी ऐड किए हैं सच दैट अभी से आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, क्वेश्चन नंबर 1, अ डोर ओपन्स व्हेन पुश्ड और पुल। एक दरवाजा खुलता है अगर आप उसको पुश करो या पुल करो, आप धकेल रहे हो तब भी और पुल कर रहे हो तब भी। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट फोर्स? इस सारी कहानी में मुझे फोर्स के बारे में क्या इंडिकेशन मिलता है? अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है। हाउ कैन ए सिंपल पुश और पुल चेंज द कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? जहां भी आपको पुश और पुल दिखाई दे, पुश और पुल की फीलिंग आए, तो वहां मोटे तौर पे ये समझ लेना कहीं ना कहीं वो फोर्स के बारे में बात कर रहा है। या फिर तीसरे तरीके से आ सकता है, इन डेली लाइफ हाउ डू वी यूज फोर्स अननोइंगली? डेली लाइफ में हम फोर्स को बहुत बार यूज करते हैं। जैसे अभी की बात करें, ये जो मार्कर है ये मैंने उठाया, मैं बुक उठाई, बुक को रखा, टेबल को सरकाया, चेयर को खींचा, ये सब काम क्या है? फोर्स के एग्जाम्पल ही हैं। या फिर सिंपल से वर्ड में आ जाए, डिफाइन फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स को डिफाइन करो, फोर्स के बारे में समझाओ, एक्सप्लेन फोर्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको फोर्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो आंसर में क्या रहेगा, फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल। जैसे मैंने आपको बताया, फोर्स क्या है, पुश या पुल। जहां आपको पुश या पुल मिले वो आपको फोर्स है। अगर रियल लाइफ से कोरिलेट करना चाह रहे हो किसी भी चीज को, अगर आप पुश कर रहे हो तब भी वो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पुल कर रहे हो तब भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो फोर्स इज ए पुश और पुल। इट कैन चेंज मोशन और शेप। फोर्स क्या कर सकता है? इट कैन, व्हाट कैन इट डू? इट कैन चेंज द मोशन। जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आ रही है आपकी तरफ, आपने हिट किया बॉल को, तो बॉल कहाँ, बॉल का मोशन चेंज कर दिया। या फिर किसी चीज की शेप चेंज कर सकते हो, आप उसको डिफॉर्म कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, लाइक दैट। कैन मेक एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट और स्टॉप मूविंग। फुटबॉल ग्राउंड में गए, वहां बॉल रखी हुई थी, आपने उसको किक किया, कैसे थी वो मोशन में? एक स्टैटिक पोजीशन में खड़ी थी, वो एक जगह थी, आपने उसको किक किया, आपने उसका मोशन स्टार्ट कर दिया, आपने उसका मोशन स्टार्ट कर दिया। या फिर कहीं दूर से फुटबॉल आ रही थी, आपने उसे रोक दिया, आपने उसे रोक दिया, कैसे? बाय अप्लाइंग द फोर्स। स्टॉप मूविंग, वो मूव करना रुक जाएगी। यूज इन ऑल डेली एक्टिविटीज। आपकी डेली एक्टिविटीज में आपके चारों तरफ ओवर एंड अगेन आप फोर्स का यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के मैंने 3 या 4 फॉर्मेट बनाए हैं बेटा, किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। बच्चे को दिक्कत कहाँ आती है? बच्चे को दिक्कत आती है कि सर ये क्वेश्चन आ रखा था, मुझे आता था लेकिन मैं समझ नहीं पाया। उस प्रॉब्लम के लिए बेसिकली मैंने ये प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की है। हाउ डज अप्लाइंग फोर्स ब्रिंग चेंजेस इन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस? कैसे हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चेंजेस लाएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे मैंने दरवाजे को पुश किया या पुल किया, कुछ भी पुश कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो उस टाइम क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? मेंशन डिफरेंट चेंजेस प्रोड्यूस्ड। वो डिफरेंट चेंजेस के बारे में बताओ जो प्रोड्यूस होते हैं कब? व्हेन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या आपको डिफरेंट टाइप के चेंजेस दिखाई देते हैं? व्हाई इज फोर्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग मोशन एंड शेप? ऐसा क्यों है कि फोर्स कैपेबल है
क्या करने के लिए? मोशन को चेंज करने के लिए या फिर उसके शेप चेंज करने के लिए। एट द लास्ट सबसे आसान तरीका, ये तो मुश्किल तरीके हैं, लास्ट में सीधा सा आ जाए, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप क्या करोगे? व्हाट इट कैन डू, इट कैन चेंज द स्पीड। एग्जाम्पल, स्पिनर बॉल था, उसने धीरे से बॉल की मेरी तरफ, मैंने बड़ा जोर से मारा, तो उससे क्या हुआ? उस बॉल की स्पीड जो अभी तक 50, 60, 80 थी, अब वो 200 की स्पीड पे जा रही है। हो सकता है ना, तो मैंने उसकी स्पीड चेंज कर दी, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। सेम एग्जांपल, बॉल इधर आ रही थी, मैंने उसको दूसरी तरफ मार दिया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। इट कैन चेंज शेप और साइज, किसी चीज़ की शेप या साइज को भी चेंज कर सकते हैं। वही फुटबॉल का एग्जाम्पल लगाओ, मैंने उसको डिफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर फोर्स लगा दूंगा तो डिफॉर्म हो जाएगी, शेप साइज चेंज हो जाएगा। और इट कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन को स्टार्ट भी कर सकती है या फिर स्टॉप कर सकता है। सम फोर्सेज वर्क ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट टच ईच अदर। कुछ फोर्सेज इस टाइप के होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तब काम करेंगे, वर्क ओनली सिर्फ तब काम करेंगे जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करे, एक दूसरे के फिजिकली टच में आए। जैसा भी ये बात करो, ये मार्कर जो मैं लिख पा रहा हूँ, मार्कर अंटिल अनलेस जब तक मैं इस डिस्प्ले बोर्ड को टच नहीं कर रहा हूँ, उसके कांटेक्ट में नहीं ला रहा हूँ, तब तक वो फोर्स काम नहीं करेगा। विच फोर्सेस आर दीज? वो कौन से फोर्सेस हैं? मैंने आपको हिंट दिया है, जब तक मैं उसके कांटेक्ट में नहीं ला रहा हूँ तो उन्हें क्या कहेंगे हम? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उन्हें क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। Why is physical contact necessary in certain forces? कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी हो जाता है, वो फोर्सेस बताओ। क्लासीफाई फोर्सेस दैट रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आप टाइप ऑफ फोर्सेस में आप क्लासीफाई कीजिए फोर्सेस को जो जिनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें, वी कैन डिफाइन फोर्स क्या था? फोर्स था कोई भी पुश या फिर पुल। अब इसको मैं दो टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था आपको, फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप के फोर्स हो सकते हैं? आप लिखो यहाँ 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्सेस होंगे जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है। अगर दरवाजे को मैं पुश करना चाह रहा हूं तो तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक मेरा हाथ उस दरवाजे के फिजिकल कांटेक्ट में ना आ जाए। तो कैसा फोर्स हो गया? कांटेक्ट फोर्स। दूसरे टाइप के होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरे टाइप के कौन से फोर्स होते हैं बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें क्या होगा? इसमें बिना कांटेक्ट में आए काम हो जाएगा। कैसे? एक बात बताओ, अब अगर अभी मैं इस मार्कर को छोड़ दूं यहां से, जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा? अर्थ की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि हर टाइम इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स बिना कांटेक्ट में लगा, क्या अर्थ के टच में है? ये नहीं है, फिर भी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। वो तो इसको मैं पकड़े हुए हूं इसलिए होल्ड है, अदरवाइज इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये जमीन पे जाके गिरेगा। वो कैसा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, क्योंकि वो बिना टच में आए, बिना कांटेक्ट में आए काम कर रहा है। तो इस टाइप के बेटा 2-3 फोर्सेस आपके बुक में दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन फोर्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड इज मैग्नेटिक फोर्स, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। आयरन फिलिंग्स पड़े हुए हैं, आयरन के छोटे छोटे नेल्स हैं। एक मैं मैग्नेट लेके आऊंगा, तो क्या मैग्नेट उसको टच कराने की जरूरत है या फिर ऊपर से ही काम करना शुरू कर देगा? मैग्नेट आयरन को टच कराऊंगा तभी उसको पिक कर पाएगा, ऊपर से ही पिक कर लेगा? सर ऊपर से ही कर लेगा। जब थोड़ा दूर रहता है ना तभी वो आयरन के नेल्स ऊपर की तरफ चली जाती है। तो कैसे काम किया मैग्नेट ने? बिना टच में आए किया। कैसे काम किया? बिना टच में आए। दैट्स वाई जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। थर्ड वन, जो क्लास 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, मैंने एक कॉम लिया या फिर प्लास्टिक की स्केल ली, जो बच्चे जो ज्योमेट्री में रखते हैं, उसको इस तरह से रब किया, बाल के साथ रब किया, अभी चार्ज होगी। अब छोटे छोटे कागज़ के पीसेस हैं, मैं जब उनके पास ले जाऊंगा तो बिना टच किए, टच करने से पहले ही वो कागज़ के पीसेस ऊपर आके इसके भी चिपक जाएंगे। कैसे चिपक जाएंगे? बिकॉज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन्स आर एट स्टैटिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? स्टैटिक फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म।
इलेक्ट्रोस्टैटिक। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन सा एग्जांपल होगा? कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैंने अभी बताया, मैं दरवाजे को पुश कर रहा हूं। जब पुश कर रहा हूं तो कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? अपनी मसल्स का फोर्स लगा रहा हूं। कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? अपनी मसल्स का फोर्स लगा रहा हूं। दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। सेकेंड, फ्रिक्शन फोर्स। मैं चल पा रहा हूं, वॉकिंग कर पा रहा हूं, पेन से लिख पा रहा हूं। अब ये जो लिख पा रहा हूं, ये लिख पा रहा हूं कैसे हो पाया? क्योंकि जो बोर्ड है और मार्कर है, इसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। क्या मैं हवा में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रहा है। तो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स कौन सा इसका बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। तो इस टाइप से फोर्स का बेसिक है बेटा कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट में डिवाइड कर दिया। कांटेक्ट के एग्जांपल है मस्कुलर एंड फ्रिक्शन, नॉन कांटेक्ट के एग्जांपल है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहां कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है, तो बता दिया उसको नॉन एज कांटेक्ट फोर्सेस नीड फिजिकल कांटेक्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिजिकल कांटेक्ट ये आपकी डेफिनेशन में आना जरूरी है, कीवर्ड है। एक्ट डायरेक्टली ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली काम करता है। एग्जांपल में फ्रिक्शन फोर्स या फिर मस्कुलर फोर्स। लिफ्टिंग ए बकेट और पुशिंग ए टेबल, अगर मैं किसी बकेट को उठा रहा हूं या किसी टेबल को पुश कर रहा हूं, इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ फोर्स? एक बात बताओ, बकेट को उठाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, या फिर टेबल को पुश करने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है? कहां से फोर्स आया? मेरी मसल से आया, तो वो मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। कैसा फोर्स हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। या फिर सिंपल पूछ ले उसको, एक्सप्लेन मस्कुलर फोर्स, डिफाइन मस्कुलर फोर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, या फिर घुमा के पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन मसल। ह्यूमन मसल कौन सा फोर्स जनरेट करती हैं वो बताइए। व्हाई आर ह्यूमन एक्टिविटीज लिंक टू मस्कुलर फोर्स? जो ह्यूमन की एक्टिविटी हम सारा दिन में करते हैं, बेटा जल्दी से ये उठा लाओ, ये छोड़ आओ, साइकिल लेके चले जाओ, सब में किस टाइप का फोर्स रहता है बेटा? मस्कुलर फोर्स रहता है। मस्कुलर फोर्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। ये सब जो काम बताए ये क्या यूज करते हैं? मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाई, प्रोड्यूस कैसे हुए? मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कैसे हुए? मसल के कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, तो उस टाइप से होगा। अप्लाइड बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन का तो हम समझ चुके हैं, एनिमल्स कैसे करते हैं? अब एक बात बताओ बेटा, कैमल कार्ट देखा है आपने? बुलक कार्ट देखा है? वो सब कैसे काम करते हैं? उनकी मसल्स का, एनिमल की मसल का ही तो यूज कर रहे हैं। वो सब एग्जांपल। अ टाइप ऑफ कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। जस्ट हमने देखा मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स कब काम करेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएगा। व्हाई डज द मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड? एक बॉल को मैंने रोल किया, बॉल को मैंने एक रोल किया, एक ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहां मान लेते हैं बॉल है, एक बॉल है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो थोड़ी देर बाद देखोगे इट विल स्लो डाउन, थोड़ा दूर आगे मूव करने के बाद इट विल स्लो डाउन, इसकी स्पीड कम हो जाएगी एंड एट द लास्ट ये स्टॉप भी कर जाएगी। तो यहाँ स्लो डाउन के बारे में पूछा है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए कि कब वो जाके स्टॉप हो जाएगी। व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड, जब कोई फोर्स नहीं लगता है, इवन देन थोड़ा सा मूव करने के बाद ये स्लो डाउन हो जाएगी एंड इवेंचुअली रुक जाएगी। विच फोर्स ऑलवेज वर्क अगेंस्ट मोशन? ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमेशा मोशन के अगेंस्ट काम करता है? मोशन से जिसकी दुश्मनी है, एंटी है, मोशन के हमेशा उल्टा काम करेगा। आपने देखा होगा, मान लो मैं टेबल को यहां से पुश कर रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू माय फोर्स। तो मुझे लगा कि यार ठीक है फ्रिक्शन इधर से लग रहा है तो एक काम करता हूं, उधर चले जाता हूं। तो उधर से जब इस तरफ पुश करूंगा तो मैं भी इधर पुश कर रहा हूँ, फ्रिक्शन भी इधर पुश कर रहा होगा, लेकिन तब फ्रिक्शन क्या करेगा? बड़ा शैतान सा फोर्स है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अभी तक वो इधर लग रहा था, जैसे ही मैं उधर जाऊंगा अब ये इधर से उस तरफ लगना शुरू हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। व्हाट रेजिस्ट मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस? दो सर्फेसेस के बीच में क्या चीज ऐसी है जो मोशन को रेजिस्ट करती है? या फिर सिंपल वर्ड में पूछे तो डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ही डिफाइन कर दो। आंसर में लिखेंगे हम ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये किस कारण से हुआ? ये सब जो स्लो डाउन हुआ, मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हुआ या फिर स्टॉप हुआ, किस कारण से हुआ? फ्रिक्शन फोर्स के कारण से हुआ। कब काम में आएगा? एक्ट बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ये पेन और ये जो बोर्ड लिख पा रहे हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण लिख पा रहे हैं। क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि जो दो कॉन्टैक्ट सरफेस थे वो एक दूसरे के टच में है, इसीलिए। ऑलवेज अपोजिट मोशन, ये हमेशा मोशन को अपोज करेगा। प्रिवेंट्स फ्री मूवमेंट, मूवमेंट को रोकेगा, आप इतना इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। वॉकिंग वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट ए सर्टेन फोर्स। मैं नहीं चल पाता, जो मैं अभी चल पा रहा हूँ, वॉकिंग कर पा रहा हूँ, मार्कर से लिख पा रहा हूँ,
ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। नेम एंड जस्टिफाई इट, तो क्या चीज़ है जिसके कारण ये सब हो रहा है और उसको जस्टिफाई करो। यहाँ वॉकिंग के बारे में बता रखा है, उसके अलावा बहुत से कई तरीके हैं लिखने का, जैसे मैंने बताया वो सब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आंसर आपको एक ही टाइप से करना है। हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प अस इन डेली लाइफ, फ्रिक्शन कैसे हमारी हेल्प करता है डेली लाइफ में। वाई इज फ्रिक्शन नेसेसरी डिस्पाइट बीइंग हार्मफुल, फ्रिक्शन जरूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है डिस्पाइट बीइंग हार्मफुल, ये हार्मफुल भी है। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाता है कई बार, जस्टिफाई या फिर एक्सप्लेन फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, उसको बोला गया है फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, नेसेसरी भी है और हार्मफुल की जगह एविल भी लिखा जाएगा। एविल मतलब शैतान भी है, जरूरी भी है और शैतान भी है, नेसेसरी भी है और हार्मफुल भी, किसी तरीके से आ जाए आपको यही लिखना है। एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस बताओ। अगर एविल के बारे में पूछ रखा हो तो डिसएडवांटेजेस आ जाएगा, अगर नेसेसरी के बारे में पूछा होगा तो एडवांटेजेस आ जाएगा। इट हेल्प अस वॉक विदाउट स्लीपिंग, आपने देखा है मैं वॉकिंग कर पा रहा हूँ बिना स्लिप किए, क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैर और अर्थ के बीच में अच्छा खासा एक फोर्स काम कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं ऑयल डाल दूं, अगर मैं यहाँ ऑयल डाल दूं तो आई विल नॉट बी एबल टू वॉक, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे बीच में जो एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था तो मैंने उसको नलिफाई कर दिया, उसको कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, ऑयल डाल के। ऑयल डालने से क्या हुआ, उसकी इरेगुलरिटीज़ को मैंने दबा दिया, इरेगुलरिटीज़ को कम कर दिया, जिससे आप मैं उसके ऊपर वॉक नहीं कर पाऊंगा, वही चीज़ बता रखी है। इनेबल्स राइटिंग एंड ग्रिपिंग, जो मैं पकड़ रखा है इस पेन को वो भी फ्रिक्शन के कारण, जो मैं लिख पा रहा हूँ वो भी फ्रिक्शन के कारण। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, मान लिया आपके हाथ गीले हैं, आप नहा के आए, आपने ऑयल लगा रखा है, आप मम्मी ने पापा ने बोला बेटा एक बार ये ढक्कन खोल देना, आप नहीं खोल पाओगे। क्यों नहीं खोल पाओगे? या फिर कई बार ऐसा होता है मम्मी के हाथ कुछ साबुन वगैरह से भरे हैं तो मम्मी आपके पास आएगी बेटा ये ढक्कन खोल दो, आपको लगेगा कि मैंने खोल दिया, जुब से खोल दिया। ऐसा नहीं है, मम्मी के हाथ साबुन में या ऑयल में भरे हुए थे, इसीलिए उनका फ्रिक्शन कम हो गया था, आपके हाथ ड्राई थे तो आप इजीली उसको खोल पाए। अलाउज व्हीकल्स टू स्टॉप इजीली, अब फ्रिक्शन है इसीलिए व्हीकल्स आराम से रुक पाते हैं। याद करो जब बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश के मौसम में ना तो ब्रेक ढंग से लग पाते हैं और ब्रेक लगाओगे भी तो काफ़ी दूर जाके रुकती है गाड़ी, इसीलिए बारिश के सीज़न में टायर्स वगैरह अच्छे से चेक करने चाहिए और प्री मानसून चेक कर लेना चाहिए। मानसून से पहले अपने टायर वगैरह जो भी है अपनी बाइक की सर्विसिंग, गाड़ी की सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम में होता क्या है, पूरे रोड गिले हैं, अब सामने वाला भी ब्रेक अप्लाई कर रहा है, आप भी अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जो पहले मैं 20 मीटर में रुक पाता था अब मैं वही उतना ही ब्रेक अप्लाई करने के बाद 40 मीटर्स के बाद रुक पाऊंगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए वही बता रहा है फ्रिक्शन का रोल एसेंशियल फॉर मोमेंट, हमारे मोमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब एडवांटेजेस की बात की है तो व्हाई नॉट वी डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। मशीन लूज एफिशिएंसी ड्यू टू वन फोर्स, मशीन अपनी एफिशिएंसी को गुम कर देती हैं, छोड़ देती हैं, कम कर हो जाता है एक किसी फोर्स के कारण। आइडेंटिफाई, उस फोर्स को आइडेंटिफाई करो कौन सा फोर्स है और इसे जस्टिफाई करो कि कैसे वो मशीन अपनी एफिशिएंसी खो देती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है, अभी मैंने नया पंखा लगाया कोई आवाज़ नहीं आती, 5 साल बाद देखूंगा उसमें आवाज़ आने लगी, 10 साल बाद 15 साल बाद देखूंगा पंखा बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पंखा रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्या ऐसा क्या हुआ, कुछ तो रीज़न रहा होगा ना, 5 साल में 10 साल में 15 साल में उसमें क्या इफेक्ट पड़ा, किस चीज़ ने उसको ख़राब कर दिया, दैट इज फ्रिक्शन ओनली। जो आपकी मशीन है वो क्यों खराब हो जाती हैं या फिर क्यों बार बार को रिपेयर कराना पड़ता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हाउ डज फ्रिक्शन रिड्यूस मशीन लाइफ, जैसे मैंने एग्जांपल बताया फ्रिक्शन मशीन लाइफ को कैसे रिड्यूस कर देता है, या फिर व्हाई इज फ्रिक्शन कंसीडर्ड हार्मफुल। आगे मैं जो बोल रहा था फ्रिक्शन को हार्मफुल क्यों माना गया है, या फिर डायरेक्ट आ जाए व्हाई फ्रिक्शन इज नोन एज एविल, शैतान क्यों माना गया है। स्टेट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, आपको यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में, पिछले में हमने एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन किया था, अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे होता क्या है बेटा, कॉजेज वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर क्या होता है, वियर एंड टीयर का मतलब है बेटा ऐसे नहीं कि अचानक से टूट गया,
वो अलग चीज़ है। वियर एंड टियर का मतलब है बेटा आप उसको ऑथेंटिक यूज़ कर रहे हो, ढंग से यूज़ कर रहे हो। अब मान लिया ये मार्कर ही लगाओ, अब मैं इसको अचानक से फेंक के तोड़ दूँ तो वो तो फिजिकल डैमेज हो गया। लेकिन अगर मैं इसका डेली यूज़ कर रहा हूँ तो 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में धीरे धीरे जहाँ से पकड़ रहा हूँ, जहाँ से लिखा जा रहा है, घिसते जाएगा घिसते जाएगा घिसते जाएगा, उसी को वियर एंड टियर बोलते हैं। जैसे देखा हो आपने, हर 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, 6 महीने में आपको वो जूते रिप्लेस करने होते हैं। क्यों रिप्लेस करने होते हैं? क्योंकि वो घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं, वो स्लिपरी हो गए हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्रिक्शन। इट प्रोड्यूसेस हीट, इसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। अब जैसे पंखा चल रहा है तो कभी चलते हुए पंखे को तुरंत बंद करो और जैसे ही बंद हो जाए एक बार टच करके देखो तो उसकी जो मशीन है वो काफ़ी गर्म हो गई है। रीजन बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। इट रिड्यूसेस इट्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को तो लूज करेगा ही। अब आपने पंखे को जो एनर्जी दी, पंखा घूम रहा है, आपने एनर्जी किस लिए दी है? उसको घूमने के लिए दी है, गर्म होने के लिए दी है क्या? नहीं, आप तो चाह रहे थे कि वो नॉर्मल रहे और आपको बस हवा देता रहे। लेकिन फ्रिक्शन के कारण उसके अंदर एनर्जी जनरेट हुई और एनर्जी ने क्या किया, बहुत सी हीट एनर्जी में डिसिपेट होगी, हीट एनर्जी में बेकार चली गई, तो उससे उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। एफिशिएंसी कम होगी तो उसने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है। हाउ कैन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बी मिनिमाइज? जो हार्मफुल इफेक्ट हमने डिस्कशन किया, जो डिसएडवांटेजेस डिस्कशन किया, उनको मैं कैसे मिनिमाइज कर सकता हूं, कैसे उनको कम कर सकता हूं? तो एक बात बताओ, पंखा अगर खराब हो जाता है या फिर कुछ आवाज़ करने लगता है तो जो मैकेनिक आता है वो क्या करता है? उसकी ग्रीसिंग करेगा, ऑयल डालेगा, ऐसा ही कुछ करता है नॉर्मली। अगर उसमें इलेक्ट्रिक फॉल्ट नहीं है तो, अगर इलेक्ट्रिक फॉल्ट है तब अलग केस है। लेकिन अगर सिर्फ फ्रिक्शन के कारण उसमें आवाज़ आनी शुरू हो गई है तो वो उसमें ऑयलिंग कर देगा, ग्रीसिंग कर देगा। बेसिकली कर क्या रहा है, वो जो 2 सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं उन कांटेक्ट को स्मूथ बनाने के लिए, उनके जो इरेगुलरिटीज हैं उनके अंदर वो ग्रीस भर देगा जिससे वो स्मूथली मूव करेगा। या फिर सजेस्ट मेथड्स यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन्स, ऐसे मेथड सजेस्ट कीजिए जिससे कि मशीन के अंदर फ्रिक्शन कम हो जाए। या फिर व्हाई आर लुब्रिकेंट्स एंड बॉल बेयरिंग यूज्ड? लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं बेटा और बॉल बेयरिंग क्या होते हैं ये बताता हूं। लुब्रिकेंट्स लुब्रिकेट करते हैं, किसी भी चीज़ को लुब्रिकेट करने के लिए यूज आते हैं। जैसे आप लोग अभी क्रिकेट खेलते होगे तो क्रिकेट खेलते वक्त जो बैट की ग्रिप होती है, ऊपर वाली ग्रिप, तो उसको अगर बैट के ऊपर चढ़ाना चाह रहा हूँ, जिस जहाँ हैंडल होता है चढ़ाना चाह रहा हूँ तो वो नहीं चढ़ पा रही है, तो वही अगर उसके ऊपर हैंडल के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग कर दूँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दूँ, हाथ से लिया और ऑयल लगा दिया, तो आप देखोगे इजीली स्लाइड कर जाएगा। ग्रिप के ऊपर स्लाइड, ग्रिप के ऊपर वो मत लगाना, ग्रिप के अंदर की तरफ लगा सकते हो लेकिन बाहर की तरफ मत लगाना क्योंकि फिर आप पुश नहीं कर पाएंगे। हाँ, बैठ के ग्रिप पे लगा दो और फिर पुश कर लो, इजीली वो एज ए लुब्रिकेंट काम करेगा और स्लाइड कर जाएगा। बॉल बेयरिंग क्या होते हैं? कोई भी रोटेटरी मशीन, लेट इट बी योर फैन, कूलर या फिर एसी में जो आउटर यूनिट होती है जहाँ पंखा चलता है, या फिर वॉशिंग मशीन है, हर एक मशीन जहाँ मोशन आपको दिख रहा होगा, रोटेटरी मोशन दिखाई दे रहा होगा, वहां आपको एक लोहे का बॉल बेयरिंग मिलेगा। बॉल बेयरिंग की कंस्ट्रक्शन किस टाइप की होगी? ऐसे एक आउटर सर्कल होगा, एक इनर सर्कल होगा, उसके बीच में इस टाइप से बेयरिंग रहेंगे, बॉल्स रहेंगी, उसके बीच में क्या रहेंगी? बॉल्स रहेंगी, जो बॉल मूव कराती हैं। इस वाली चीज को हम लॉक कर देते हैं और इस वाली चीज को मूव कराते हैं, इसी को बॉल बेयरिंग बोलते हैं। तो ये लुब्रिकेंट और बॉल बेयरिंग किस लिए यूज की जाती है? या फिर एक्सप्लेन मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बताइए। क्या करेंगे आप? लुब्रिकेंट्स यूज करेंगे, इससे होगा क्या? मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस स्मूथ हो जाएगा। यूजिंग बॉल बेयरिंग, इस टाइप से आप बॉल बेयरिंग का यूज करके भी आप फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। या फिर स्टीम लाइनिंग करेंगे। स्टीम लाइनिंग क्या होता है? आपने कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, लेट इट बी फॉर्मूला 1 कार देखी होगी तो सामने से ऐसे पतली सी होगी, शिप देखा होगा सामने से ऐसे पतला होगा, रॉकेट देखा होगा सामने से ऐसे पतला होगा, या फिर इवन खुद आप जब पानी में जंप करते हैं तो क्या ऐसे करके जंप करते हैं क्या? नहीं, आप इस टाइप से जंप करते हैं। इस टाइप से जंप किस लिए करते हैं? ताकि आपकी बॉडी कैसी हो जाए? आपकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाए, पतली सी हो जाए। आप पानी के बिल्कुल थोड़े से एरिया को काटते हुए अंदर घुस रहे हैं। इसीलिए जहां भी आपको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, चाहे वंदे भारत ट्रेन देख लीजिए, वो कैसे है? आगे से पतली बना रखी है जानबूझ के, ताकि वो तेजी से मूव कर पाए, ताकि फ्रिक्शन कम हो पाए। सम फोर्सेस एक्ट इवन विदाउट टचिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये बिना टच किए
बिना टच किए काम करेगा। विच फोर्सेस आर दीज, बताइए कौन से फोर्स हैं बिना टच किए? कौन से फोर्स थे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे, जो ये बता रखा है। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ कैन फोर्स एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस? कुछ फोर्स दूर से ही काम करने लग जाते हैं, कैसे? क्लासीफाई फोर्सेस एक्टिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। ऐसे फोर्सेस को क्लासीफाई कीजिए जो बिना कॉन्टैक्ट में आए काम करते हैं। अब मान लिया बेटा इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आया, हाउ कैन फोर्स एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस? कैसे कोई फोर्स डिस्टेंस से काम करेगा? तो बच्चा बोलेगा सर ऐसा तो कुछ था नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में उसने कुछ पूछा ही नहीं था। उसने क्या किया, पेपर सेटर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, बस थीम वही है, पूछना वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को चाह रहा है, उसने क्वेश्चन को घुमा दिया। लेकिन बच्चा बोलेगा सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो आया ही नहीं था, एग्जाम में था ही नहीं सर, मैंने खूब अच्छे ध्यान से देखा है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, बहुत बार होता है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इस टाइप की दिक्कतों से वाकिफ हो जाओगे, आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अभी आप जूनियर क्लासेस में हैं तो अभी क्या है, अभी आप इस टाइप की दिक्कतें नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम किए हैं ताकि क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले, पेपर सेटर कितना भी घुमा ले, आप उसको अच्छे से करके आएंगे। इन्हें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है। दे एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक थोड़ा दूर से ही काम करना शुरू कर देंगे। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूर से ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। नो फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम इनके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज फॉल डाउनवर्ड्स व्हेन रिलीज्ड। मैंने बताया किसी भी चीज़ को मैं रिलीज कर रहा हूं, जैसे ही हाथ हटाया, हाथ हटाते ही ये मार्कर किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, फॉल डाउनवर्ड। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? या फिर व्हाट इनविजिबल फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ, ऐसा क्यों है, कौन सा ऐसा क्या है वो ऐसा इनविजिबल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? या फिर व्हाई डू बॉडीज फॉल टू द ग्राउंड, बॉडीज ग्राउंड की तरफ ही क्यों पड़ती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? सिंपल वर्ड में पूछे तो वो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पूछ रहा है। आंसर में क्या लिखेंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्सेस। ये सब कार्यक्रम किस कारण से हुए, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से हुआ है। क्या ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अर्थ पे काम करेगा? नहीं, हर जगह काम करेगा। क्या अर्थ ही सिर्फ और सिर्फ खींच रही है एक दूसरे को? नहीं, इवन ये जो कैमरा है ये मुझे खींच रहा है, लाइटिंग है ये मुझे खींच रही है, ये दीवार है ये मुझे खींच रही है। तो क्या मैं इनको नहीं खींच रहा? मैं भी खींच रहा हूँ। मैं इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, मैं इस लाइट को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, आप मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लाइक दैट हर एक दो सब्सटेंसेस, हर एक दो ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो फिर ये लाइट मेरी तरफ क्यों नहीं आ जाती जब मैं खींच रहा हूं? तो क्योंकि मेरा मास और इसका मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, मेरा मास हो सकता है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उतना नहीं है कि खींच पाए। लेकिन वही जब मेरा मास और अर्थ का मास कंपैरिजन होता है तो मेरा मास बहुत कम रह जाता है और अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके बीच में अर्थ विजुअली दिखता है हमें कि खींच रही है और इजीली खींच पाती है। लेकिन अगर दो चीज़ों के मास लगभग आसपास है तब उतना इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमें लगता है कि वो एक दूसरे को नहीं खींच पा रहे हैं। अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स, अर्थ सभी चीज़ों को खींचती है। तो क्या सभी चीज़ अर्थ को भी खींचते हैं? बिल्कुल खींचते हैं, लेकिन उनका मास, अब ये जो मार्कर है ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बेचारे कमज़ोर सा है, अर्थ बहुत भारी है, इसीलिए अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाता। लेकिन अर्थ बहुत भारी है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अट्रैक्ट कर पाती है। एक्ट ऑन ऑल मास, सभी मास पे काम करेगी। एक ऐसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हम पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। वाई डज योर बॉडी फील हैवियर ऑन अर्थ देन ऑन द मून, आपकी बॉडी अर्थ के ऊपर तो हैवी फील होती है और मून के ऊपर कम हैवी फील होगी। या फिर हाउ इज ग्रेविटी रिलेटेड टू वेट, ग्रेविटी का वेट से क्या रिलेशन है? ग्रेविटी का वेट से क्या रिलेशन है? मैंने अर्थ के ऊपर मास चेक किया, मेरा मास मिला 60 kg। मैं मून के ऊपर मास चेक किया मास क्या, हम रियल लाइफ में तो उसे वेट बोलते हैं। अर्थ पे मैंने वेट चेक किया 60 मिला, मून पे गया मुझे वेट मिला सिर्फ 10 kg। ऐसा क्यों? इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे देगा। Why does weight change from place to place? वेट हमारा प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी कर जाता है?
क्या आपको एक फैसिनेटिंग फैक्ट पता है? इवन आपका वेट अगर आप इक्वेटर पे जाके वही वेइंग मशीन ले जाएं और इक्वेटर पे जाके अपना वेट चेक करेंगे तो अलग मिलेगा, पोल्स पे जाएंगे तो अलग मिलेगा। अर्थ के ऊपर ही, मून की बात ही नहीं कर रहा मैं बता रहा हूं कि अर्थ के ऊपर भी अगर आप पोल्स पे जाएंगे तो आपका वेट अलग होगा, अगर आप इक्वेटर पे जाएंगे आपका वेट अलग होगा। उसका रीजन पूछ रहा है क्यों, या फिर सीधा वेट को डिफाइन कर दीजिए। तो वही बता रहा है वेट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अर्थ ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गर, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है और मून की ग्रेविटी कम है। जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ पे मून का नॉर्मली 6 टाइम वेट ज्यादा मिलेगा बेटा। अगर मून पे आपका 10 है तो अर्थ के ऊपर 60 मिलेगा। क्यों? क्योंकि मून की ग्रेविटी कम है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। मून का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो उसका मास कम है, मास कम है तो उसका अट्रैक्शन, जो मून अर्थ आदमी को आपको अपनी तरफ खींच रहा है ना, वो कम है, लेकिन अर्थ आपको ज्यादा फोर्स से खींच रही है। इसीलिए कितना, लगभग 6 गुना ज्यादा खींच रही है। इसको मेजर करते हैं हम न्यूटन्स में, इसको मेजर करते हैं न्यूटन्स में। ये साइंस की लैंग्वेज है, लेकिन रियल लाइफ में हम क्या बोलते हैं? इसका वेट है 60 kg, जबकि केजी किसकी यूनिट है? अभी आएगा। केजी किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है। केजी मास की यूनिट है, लेकिन साइंस में अगर प्रॉपर समझे तो इट शुड नॉट बी 60 kg, ये केजी नहीं होना चाहिए, इसकी जगह इट शुड बी 60 न्यूटन। क्योंकि रियल लाइफ में होता क्या है, हम मास को और वेट को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, कभी मास बोल देते हैं कभी वेट बोल देते हैं, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में मास कुछ अलग है, वेट कुछ अलग है। बहुत डीप टॉपिक है, इसके बारे में मैं गहराई से और आगे समझाऊंगा। मास रिमेन्स कांस्टेंट, वेयर मास कैसा है बेटा? कांस्टेंट रहता है। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन नेल विदाउट टचिंग देम। मैंने बताया था आयरन नेल्स पड़ी हैं, मैग्नेट आया, बिना टच किए उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। विच फोर्स एक्ट हियर? यहाँ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? व्हाई डज अ मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मेटल्स? आयरन है वो कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, कौन से मेटल हैं, किसको अट्रैक्ट कर सकता है बेटा? आयरन को, कोबाल्ट को, निकेल को, उनको अट्रैक्ट कर सकता है। हाउ डज मैग्नेट एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस? एक दूरी से मैग्नेट कैसे एक्ट कर पाएगा? या फिर सिंपल बोलो, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्लेन कीजिए। अब ये सारे कार्यक्रम जो हो रहे हैं, आयरन नेल को अट्रैक्ट कर रहा है, किस कारण से कर रहा है? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में कर देगा। क्यों कर देगा? बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इट अट्रैक्ट्स आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। नॉर्मली इनको बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जो अभी मैं पूछ रहा था ना, ये कौन सा, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो दूर से भी काम करते हैं। आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। कैन अट्रैक्ट और रिपेल। क्या अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। जैसे नॉर्थ को पास लाओगे तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। साउथ को पास लाओगे तब भी वो धकेलेंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ को या साउथ नॉर्थ को पास लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स कैसे होते हैं बेटा? अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। वन ए प्लास्टिक स्केल इज रब, प्लास्टिक स्केल को मैंने रब किया। इट अट्रैक्ट्स पेपर बिट्स, यह पेपर बिट्स को उठा लेती है। ऐसा क्यों? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विच फोर्स एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स अट्रैक्ट करवाता है उनको? आपने देखा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या फिर पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। हाउ डज रबिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अट्रैक्शन? जैसे ही किसी चीज को मैंने रब किया, इस टाइप से रब किया, तो उसके कारण अट्रैक्शन क्यों पैदा हो गया? थोड़ा इसके अंदर जाके सोचो बेटा। होता क्या है, जब हम कुछ रबिंग कर रहे हैं, मान लिया ऐसे जो इसने एग्जांपल बताया, प्लास्टिक स्केल को मैंने रब किया, हो क्या रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन उनके इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं, एक से दूसरे के पास चले जाएंगे। तो किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन कम चले जाएंगे, तो दोनों बॉडीज चार्ज होगी। अब जब बॉडी चार्ज है तो वो किसी अपोजिट चार्ज को या फिर अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन्स आर एट स्टैटिक फॉर्म, रुके हुए हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू कर देते हैं तो उसे कौन क्या बोलते हैं? उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वही इलेक्ट्रॉन्स जब तक रुके हुए हैं
एक जगह पे स्टेशनरी हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट कर दिए दे आर नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। रबिंग प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया रबिंग से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये कैसा फोर्स है, इट्स अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। टू पीपल पुश अ बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, अब एक बॉक्स है, दोनों ये आदमी भी ये आदमी भी, समझिए इस बात को, दो आदमी हैं एक ही बॉक्स को सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, व्हाट हैपन्स टू इट्स मोशन, उसके मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। या फिर हाउ डू फोर्सेस एक्ट व्हेन अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेस 1 2 एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, डिस्क्राइब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो वो क्या हो जाएंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे, फोर्सेस का इफेक्ट जो हो जाएगा वो कंबाइन हो जाएगा। एक्सप्लेन नेट फोर्स व्हेन फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, नेट फोर्स को एक्सप्लेन करो। मान लेते बेटा ये इस टाइप से एक टेबल है, इसके ऊपर कोई बॉक्स वुडन बॉक्स रखा है, आपने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो होगा क्या, नेट फोर्स आपको बताना एक्सप्लेन करना है। इन दैट केस फोर्सेस विल एड अप, तो इसके ऊपर एक कंबाइंड फोर्स लगेगा, ये इस तरफ कंबाइंड फोर्स 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन, तो 25 न्यूटन इसके ऊपर राइट साइड में काम करेगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नेट फोर्स इंक्रीजेस, जो टोटल फोर्स लगा इन दोनों का कंबाइंड फोर्स है इसलिए वो इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्शन रिमेन्स सेम, जिस डायरेक्शन में पहले आप फोर्स लगाया था अगर दूसरा भी उसी डायरेक्शन में लगा दूंगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी का उल्टा, अगर इसी बॉक्स पे इधर से मान लिया मैं 25 न्यूटन लग रहा था, एक फोर्स मान लेते हैं कि 25 न्यूटन फोर्स लग रहा था, मैं क्या करूं, एक और फोर्स, भाई ठीक है ये बॉक्स मेरा यहां पहुंच गया, अब मैंने एक और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, दैट वाज 40 न्यूटन, वो कितना था 40 न्यूटन था। एक बात बताओ 25 न्यूटन से इधर से पुश कर रहा हूं, 40 न्यूटन से वो इधर से पुश कर रहा है, कौन सा ज्यादा है, 40 न्यूटन वाला, हो सकता है बड़ा आदमी हो ये बच्चा हो, तो ये 40 न्यूटन वाला उधर से पुश कर रहा है, ये 25, तो होगा क्या, एट द लास्ट ये इनको कैंसल आउट कर देगा, 40 न्यूटन ज्यादा होगा 25 न्यूटन से, और कितना ज्यादा होगा 40 माइनस 25, 40 माइनस 25, तो एक ओवरऑल फोर्स इसके ऊपर काम करेगा दैट इज 15 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है हाउ डज डायरेक्शन ऑफ फोर्स अफेक्ट मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे मोशन को अफेक्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्सेस अपोज ईच अदर, अगर फोर्सेस एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सप्लेन नेट फोर्स को एक्सप्लेन करो व्हेन फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सप्लेन नेट फोर्स व्हेन फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, वर्ड पे ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन आए तो कहीं ये वाला डायग्राम याद हो तो यही चेप के आ जाओ, क्वेश्चन को समझना अच्छे से कि अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है, तब इस तरह से एक्सप्लेन कर देता, फोर्सेस अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो नेट फोर्स होगा वो दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स डोमिनेट, अब होगा क्या, जो स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा, जैसे अभी यहाँ केस में देखा हमने 40 न्यूटन कैसा था, स्ट्रॉन्ग फोर्स था, तो उसने डोमिनेट किया, डोमिनेट करेगा तो मूव किस डायरेक्शन में करेगा, जिधर स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। मोशन में स्टॉप और रिवर्स, तो जो अभी तक उधर जा रहा था वो फोर्स अगर उधर से 25 न्यूटन ही लग जाता तो क्या होता, स्टॉप हो जाता मोशन, और अगर ज्यादा लग गया तो रिवर्स भी हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा। क्वेश्चन 16 में बता रहा है हाउ डू मल्टीपल फोर्सेस टुगेदर डिसाइड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मल्टीपल फोर्सेस कैसे डिसाइड करते हैं मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट को। एक ऑब्जेक्ट है, अभी हमने देखा एक फोर्स इधर से लग रहा था, एक फोर्स इधर से लग रहा था, तो कैसे ये जो मल्टीपल फोर्सेस थे उन्होंने उसके मोशन को डिसाइड किया, बट ऑब्वियस सीधा सा फंडा है भाई, जो भी फोर्स, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा डोमिनेट करेगा, और कमजोर फोर्स 25 न्यूटन था, ये 40 न्यूटन था, तो 40 न्यूटन इसको डोमिनेट करेगा, और अब ये मोशन इस तरफ स्टार्ट हो जाएगा विद द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, मींस ओवरऑल फोर्स जो इसके ऊपर नेट फोर्स लगा वो कितना होगा 15 न्यूटन। व्हाट इज मीन बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, कंबाइंड इफेक्ट कि इसका और इसका मिला के बता दो भाई मुझे कितना है, तो आप बोल दोगे 40 माइनस 25 न्यूटन। अभी सीन क्या है बेटा, अभी
8, 9, 10th तक सिंगल लाइन में वो है, एक ही टाइप का फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, बस सिंपल। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे 11th में 12th में, तो अगर अभी से आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गए तो फिर रायता फैल जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स मिलेगा। अब जैसे यहाँ दिखा रखा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, तो जब आप 11th क्लास में जाओगे तो क्या बोलेगा, एक फोर्स इधर से लग रहा है, अब ये लो, एक फोर्स इधर से लग रहा है, अब कैसे कैंसिल करोगे, तब एंगल आ जाएंगे, फिर पता क्या होगा, फिर बोलेगा हाँ एक और एडिशनल फोर्स है जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है। तब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब इसमें फंस जाओगे, लेकिन अभी से आप न्यूमेरिकल पे ध्यान देना शुरू करो, मजा आएगा। डिफाइन नेट फोर्स, नेट फोर्स को डिफाइन कीजिए। नेट फोर्स क्या है बेसिकली, दिस इज द कीवर्ड। नेट फोर्स इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस डिटरमाइन मोशन, मोशन को डिटरमाइन करता है। इट कैन बी जीरो और नॉन जीरो, जीरो भी हो सकता है, अगर उधर से मैं 25 न्यूटन लगा देता तो जीरो हो जाता, लेकिन अभी के केस में ये नॉन जीरो है। चेंजेस स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करता है। व्हाई डज ए बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल रिमेन स्टिल, एक टेबल को मैंने, टेबल के ऊपर मैंने बुक को रखा, मैंने देखा वो हमेशा स्टिल ही रही है, वहीं पड़ी है, कब तक, जब तक कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर काम ना करे। What happens when force cancel each other, अगर फोर्सेस कैंसिल कर दे एक दूसरे को, अगर कुछ फोर्सेस कैंसिल कर दे उसको एक दूसरे को तो क्या होगा। आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ बैलेंस फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस की कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है आपको, या फिर सिंपल कहें तो बैलेंस फोर्स एक्सप्लेन करो। इस केस में होगा क्या बेटा, फोर्सेस आर बैलेंस। हो क्या रहा है, ये टेबल थी, टेबल के ऊपर ऐसे कोई किताब पड़ी हुई थी, तो अब किताब के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, किधर, नीचे की तरफ, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन टेबल, जो टेबल है वो उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, जिसे रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। वो कितना है, उतना ही है जितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं हम 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है और 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। जब बैलेंस कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, बैलेंस फोर्स बोल देंगे। तो नेट फोर्स उसके ऊपर कितना हो जाएगा, जीरो, 10 - 10 = 0, नो मोशन चेंज, तो उसके अंदर कोई मोशन नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इसीलिए वो जो बुक थी वो स्टिल ही रहेगी। ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, इस कारण से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेंगे। व्हाई डज ए फुटबॉल स्टार्ट मूविंग व्हेन किक, मैंने एक फुटबॉल को किक किया तो ये मूव करना स्टार्ट कर गई, क्यों। व्हाट कॉजेज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो उसने स्पेसिफाई कर दिया वो चीज़ है फुटबॉल, और यहाँ बोल रहे हैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, टेबल लगा लो, चेयर लगा लो, कुछ भी हो, स्टेशनरी है, वो मूव क्यों करना स्टार्ट कर देती है, क्या चीज़ है जिससे वो मूव करती है, फोर्स है। आइडेंटिफाई फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोशन, वो फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो जिनके कारण मोशन में चेंज आ जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, अनबैलेंस फोर्स। डिफाइन अनबैलेंस फोर्स, ये सब किस कारण से हुआ, अनबैलेंस फोर्सेस के कारण से हुआ। नेट फोर्स इज नॉन जीरो, अब एक टेबल है, टेबल खड़ी है, उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, जैसे ही मैंने 10 न्यूटन यहाँ से पुश किया 10 न्यूटन से, तो होगा क्या, अब अपोजिशन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अपोजिशन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो 10 न्यूटन फोर्स से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, और 10 न्यूटन फोर्स से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। कॉजेज मोशन, उससे मोशन हो जाएगा, या फिर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, इससे चेंजेस स्पीड या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वाई डू हाई हील शूज सिंक मोर देन फ्लैट शूज, जो हाई हील के शूज होते हैं जो लड़कियां पहनती हैं ना, वो एक्ट्रेस वगैरह दिखाते हैं, अब ड्राइंग पे मत जाइएगा, कुछ इस टाइप के होते हैं, वो इस टाइप के हाई हील शूज हैं जो वो सिंक कर जाते हैं मोर देन द फ्लैट शूज। एक इस टाइप का शूज है, एक इस टाइप के शूज हैं जो नीचे से बिल्कुल फ्लैट हैं, बॉयज वगैरह इस टाइप के पहनते हैं, एक्ट्रेसेस वगैरह इस टाइप के पहनती हैं। तो ये बोल रहा है कि हाई हील के जो शूज हैं वो सिंक कर जाते हैं, अगर यहाँ पे मिट्टी हो, डस्ट पार्टिकल, जैसे बालू रेत रहता है ना, बालू रेत, तो तुम देखोगे हाई हील वाली जो एक्ट्रेस है वो इसके अंदर चली जाएगी, जो उसके हील हैं वो अंदर चले जाएंगे, लेकिन फ्लैट शूज इजीली मूव कर पाएंगे। हाउ डज एरिया अफेक्ट प्रेशर, तो जैसे मैंने देखा यहाँ जो आदमी था वो भी 60 kg का था, यहाँ जो आदमी था वो भी 60 kg का था, लेकिन ये तो इजीली मूव कर गया, ये नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि इसके सैंडल रुक गई, वहाँ उसकी सैंडल रुक गई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तक आप इसको लड़की बता रहे थे, आदमी मतलब आदमी हो औरत तो बात वही है, हमें 60 kg से मतलब है, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम एक्ट्रेस को नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो 60 kg का आदमी है वो
इसमें सिंक कर जाएगा, यानी वो चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा भाई पूछना चाह रहा है। तो इसका एरिया का प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। रिलेट फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एक चीज अभी अभी हमने समझी, फोर्स क्या है, पुश और पुल है। अभी आपको धीरे धीरे वो प्रेशर से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है, इसीलिए उसने क्वेश्चन पूछा डिफाइन प्रेशर। प्रेशर को डिफाइन करो। प्रेशर का मतलब होता है बेटा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर का डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो प्रेशर आ जाएगा। स्मॉलर एरिया, तो एक बात बताओ, तो क्या आपको ये लग रहा है इधर प्रेशर है और इधर एरिया नीचे है, तो आप इसको 1 एरिया भी समझने के लिए समझ सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि एरिया के बीच में और प्रेशर के बीच में क्या लिंक होगा। प्रेशर और एरिया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर घट जाएगा, अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर घट जाएगा, अगर मैं एरिया घटाऊंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, उल्टा हैं। इस फॉर्मूला के थ्रू मुझे देख पा रहा हूं मैं, एक दूसरे के उल्टा हैं। इस चीज को बेटा अच्छे से समझ लेना। बार बार इस टाइप की डेफिनेशन में अगर अभी आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे एरिया और प्रेशर में रिलेशन है, तो एक बार दोबारा से वीडियो को जाके देख लेना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मिस मत करना। कॉन्सेप्ट मिस मत करना। अगर देखो प्रेशर और एरिया में मैंने बोल दिया कि दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अगर गलती से इन दो के बीच में पूछ ले फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या लिंक होता है, तो देखो प्रेशर और फोर्स ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली क्योंकि ऊपर ऊपर है दोनों, एरिया क्या है नीचे आ गया है, इसलिए उल्टा हो जाता है। जैसे ही कोई चीज नीचे में आ जाएगी तो उल्टा हो जाएगी। तो यहाँ फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वही चीज यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है कि जैसे ही मैं एरिया बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं एरिया बढ़ाऊंगा प्रेशर घट जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, अब मैंने शूज का जो एरिया था वो बढ़ा दिया, इसके कंपैरिजन में एरिया बढ़ा दिया जो उसके कांटेक्ट में था। तो अभी वो 6 kg, जो 6 kg था, 60 kg था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बड़े से एरिया पे, इतने बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसीलिए वो अंदर नहीं जा पा रहा। लेकिन इसमें क्या हुआ, पूरा 60 का 60 kg इस पॉइंट के ऊपर सारे ने कंसंट्रेट कर दिया। अब पूरा 60 kg एक ही जगह पे लगाओगे तो होगा क्या, वो चीज अंदर चली जाएगी। जैसे अभी यहाँ 2-3 एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन है, कैमल के ऊपर है, नाइफ के ऊपर है, वो सब यही चीज को बार बार एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कैमल कैन वॉक इजिली ऑन सैंड, कैमल बहुत आसानी से मिट्टी के ऊपर चल पाता है। जस्टिफाई साइंटिफिकली। वाई डोंट कैमल सिंक इन डेजर्ट, डेजर्ट में कैमल सिंक क्यों नहीं करते हैं। एक्सप्लेन प्रेशर यूजिंग कैमल्स फीट, कैमल का फीट का एग्जांपल लेते हुए प्रेशर को एक्सप्लेन करो। या फिर एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ प्रेशर विद एग्जांपल। तो यहाँ कैमल वाला एग्जांपल ले रखा है या फिर कोई और दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। तो अगर मेरे ब्रॉड फीट होंगे, चौड़े होंगे, तो मेरा एरिया बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया, जिससे मैं उस रेत के ऊपर खड़ा हूं। उससे होगा क्या, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अभी भी मैंने बताया, तो उससे प्रेशर डिक्रीज हो गया। डिक्रीज प्रेशर हो गया तो सिंक नहीं होगा। इससे होगा क्या, यूजफुल एडेप्टेशन। जो कैमल का एक्सट्रीम एग्जांपल बता रहा है, वो उसको माहौल के हिसाब से अडेप्ट कर गया है, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर गया, उसके पैर बड़े होते चले गए। वाई डू शार्प नाइफ कट वेजिटेबल इजिली, इससे आपको पूरा फंडा क्लियर आ जाएगा। एक बात बताओ, शार्प नाइफ होता है वो वेजिटेबल को आसानी से काट लेते हैं, लेकिन वही अगर नाइफ का मैं दूसरा एंड यूज करूं जो ब्लंट होता है, जो मोटा होता है, वहां से वेजिटेबल को काट पाऊंगा क्या, नहीं काट पाऊंगा। हाउ डज शार्पनेस इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस, शार्पनेस इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ा देती है। एक्सप्लेन कटिंग एक्शन यूजिंग प्रेशर, कटिंग एक्शन को एक्सप्लेन करो प्रेशर का यूज करते हुए। या फिर एक्सप्लेन प्रेशर विद डेली लाइफ एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल जैसे अभी अभी हमने कैमल का समझा था, अभी नाइफ का आ गया। इसमें होगा क्या बेटा, स्मॉल एरिया क्रिएट्स हाई प्रेशर। मैंने बताया आपको प्रेशर और एरिया के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा एरिया घट गया, जैसे ही मैं प्रेशर घटाऊंगा एरिया बढ़ गया। कैसे, एक बात समझो बेटा, मान लेते हैं चाकू है नॉर्मल, जो पेट में से फिल्मों वगैरह मारते हैं ना। अब ये देखो, मान लिया मेरे हाथ का फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन फोर्स मैं अगर आपके पेट में मारूं तो पूरा 10 न्यूटन फोर्स इतने छोटे से टिप के ऊपर आएगा। तो पूरा का पूरा
10 न्यूटन फोर्स छोटे से एरिया के ऊपर आया तो पूरा 10 न्यूटन इतने छोटे से एरिया को रोकना है, रोक पाएगा नहीं, वो आपके पेट के अंदर घुस जाएगा। वही अगर यही पेन, यही हाथ रहे, यही पेन रहे, बस मैं क्या करूं, इसको यूं मारूं आपके पेट के ऊपर यूं, तो 10 न्यूटन फोर्स है और एरिया कितना है, एरिया बहुत बड़ा है। तो अब इतने बड़े एरिया को, उस फोर्स को रोकना है, इतने बड़े एरिया को, उस फोर्स को रोकना है। तो जब वो रोकेगा यूं, अंदर घुसेगा तो अंदर घुस नहीं पाएगा, और अंदर घुस नहीं पाएगा तो आपके पेट में छेद नहीं हो पाएगा। यही चीज़ नाइफ में या फिर जहां भी कटिंग का कोई चीज़ है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इससे क्या है, इजी कटिंग हो जाएगी, लेस एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, और प्रेशर प्रिंसिपल अप्लाइड, प्रेशर का प्रिंसिपल ही यही है बेटा, वो लागू होगा इसके ऊपर। When force act perpendicular to a surface, what is it called? अगर फोर्स कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर मैं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली, 90 डिग्री मीन्स ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पर अगर उसको अप्लाई कर रहा हूं, व्हाट इज इट कॉल्ड? आइडेंटिफाई फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर। प्रेशर के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो समझाइए हमें। नेम फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सर्फेसेस, सरफेस के ऊपर वो वाला फोर्स बताओ जो नॉर्मली, नॉर्मली बोल दे तब भी 90 डिग्री होता है बेटा, परपेंडिकुलर बोल दे तब भी 90 डिग्री होता है, और लिखा हुआ आ जाए कि 90 डिग्री तब भी वो 90 डिग्री है। या फिर एट द लास्ट इस कहानी का निचोड़ क्या है, थर्स्ट को डिफाइन करो। तो थर्स्ट क्या है बेटा, वही बता रहा है, इट इज कॉल्ड एज थर्स्ट। जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्स्ट बोलते हैं। एट परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्रोड्यूसेस प्रेशर, इसी से प्रेशर अप्लाई होता है कि भाई कितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हॉरिजेंटली लग रहा है, हॉरिजेंटली मीन्स नॉर्मली, यानी 90 डिग्री पे लग रहा है, उसी से प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। Why do liquid push against the wall of the container? एक कंटेनर है, मम्मी दूध वगैरह लेती है, तो ये बोल रहा है कि लिक्विड जो होते हैं वो वॉल ऑफ कंटेनर के अगेंस्ट, लेफ्ट में, राइट में, नीचे की तरफ, हर तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। हाउ डज प्रेशर एक्ट इन द लिक्विड? वो प्रेशर जो है लिक्विड के अंदर वो कैसे काम करता है? व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर विद डेप्थ? जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे गहराई और बढ़ती जाएगी, तो क्या प्रेशर इस पॉइंट पे जो था वही प्रेशर इस पॉइंट पे होगा, या वही प्रेशर बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगा? नहीं। अब खुद महसूस करो, ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और अगर आप इस जगह पे हो तो आपके ऊपर बिल्कुल पानी नहीं है, यहाँ सिर के ऊपर बिल्कुल पानी नहीं है। अगर आप इस जगह पे हो तो आपके ऊपर यहाँ पानी का एक अच्छा खासा कॉलम आ गया, जो वेट आपके, जो पानी आपके सिर के ठीक ऊपर है, वो प्रेशर आपको महसूस होगा, और नीचे गए और महसूस होगा, और नीचे जाएंगे और महसूस होगा। इसीलिए बेटा, इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि समुद्र की तले में मैं जाऊं, जाते जाऊंगा, जाते जाऊंगा, जाते जाऊंगा। एक लेवल के बाद 50, 100, 200 मीटर के बाद ऐसा होगा कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि आप इम्प्लोड कर जाओगे। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ फटना। इम्प्लोड के मतलब अंदर की तरफ फटना। आप बिल्कुल इम्प्लोड कर जाओगे। जैसे अभी एक टाइटन सबमरीन के बारे में सुना था ना, टाइटन सबमरीन जिसमें 5 लोग डूब गए थे, वो वैसे ही हुआ था कुछ। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, लेफ्ट, राइट, नीचे, चारों तरफ वो करेंगे। इट इंक्रीजेज विद द डेप्थ, ये बहुत जरूरी है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, मेरे ऊपर जो वाटर कॉलम है वो बढ़ता जाएगा और उसका प्रेशर मुझे ज़्यादा लगेगा। इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर के डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सबमरीन डिजाइन करनी है। सबमरीन क्या होता है बेटा? वो वेसल है, वो नाव, एक टाइप की नाव टाइप की है जो कि पानी के अंदर जाती है। नाव तो पानी के ऊपर तैरती है, सबमरीन एक ऐसा वेसल है जो पानी के अंदर तैरता है। तो उसका डिजाइनिंग के लिए मुझे देखना पड़ेगा वो कितनी गहराई में जाना चाहता है, कितनी गहराई तक वो सस्टेन कर पाएगा। तो उसके स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में मुझे बहुत हेल्प मिलेगी इस सबको समझने में। डैम्स आर थिकर एट द बॉटम, गिव रीजन। आपकी बुक में भी समझा रखा है, जब डैम डिजाइन किए जाते हैं तो आपको, जो आप अगर ध्यान से देखोगे तो डैम की डिजाइनिंग कुछ इस टाइप से होती है। यूं इधर पानी भरा हुआ है, इधर पानी भरा हुआ है, चारों ये पूरा पानी भरा हुआ है, इधर पूरा। तो ये बोल रहा है कि डैम नीचे का देखो कितना थिक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है थिकनेस कम होगी, ऊपर बिल्कुल कम है, ऊपर बिल्कुल कम है। ऐसा क्यों? वाई इज डैम बेस स्ट्रॉन्गर देन द टॉप? जो डैम का बेस बनाया, नीचे वाला हिस्सा बनाया, वो टॉप के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग क्यों बनाते हैं? एक्सप्लेन वाटर प्रेशर इन डैम्स, डैम्स में वाटर प्रेशर को बताओ। एक्सप्लेन प्रेशर इन लिक्विड विद एग्जांपल,
लिक्विड में बताओ, ये पानी का एग्जांपल ले लिया, अब नॉर्मल लिक्विड में बता दो एग्जांपल, ये डेली लाइफ एग्जांपल है ही। प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, इस जगह पे होगा। और जब इस जगह पे प्रेशर है तो वो नीचे की तरफ भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट की तरफ भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेफ्ट की तरफ भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि इस जगह पे जो ये इस तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसके कंपैरिजन में यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इसको सेम बना देता तो होता क्या, यहाँ से उसको तोड़ते हुए वो पानी निकल जाता। इसीलिए मैंने बेस को बहुत चौड़ा बनाया और टॉप को पतला बना दूंगा, तब भी काम चलेगा। इसीलिए बॉटम फेसेस मोर फोर्स सॉरी, बॉटम क्या होगा, ज़्यादा फोर्स को फेस करेगा। थिकर बेस प्रिवेंट डैमेज, अगर मैं नीचे से थिक बना दूंगा, चौड़ा बना दूंगा तो डैमेज होगा नहीं, इंश्योर्स सेफ्टी, इससे सेफ्टी बनी रहेगी। हाउ आर फोर्सेस ग्रुप बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो मैंने स्टार्ट किया था कि कैसे फोर्सेस को ग्रुप कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश फोर्स बेस्ड ऑन द फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट के बेस पे। तो कोई बच्चा क्या करेगा, इसका आंसर कॉन्टैक्ट फोर्सेस लिख के आ जाएगा, नहीं, उसने बताया फिजिकल कॉन्टैक्ट के बेस पे डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है। मीन्स कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच में आपको अलग अलग बताना है, कंपेयर टाइप ऑफ फोर्सेस। तब आप ऐसे लिखोगे, कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लिखोगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लिखोगे। कॉन्टैक्ट फोर्स नीड टच, कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट कंपलसरी है, उन्हें टच चाहिए। वेयर एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस। जैसे एक का एग्जांपल बता दिया फ्रिक्शन, दूसरे का एग्जांपल बता दिया आपने ग्रेविटी। डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन उसमें काम करेंगे। स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, रबर बैंड को जब मैं स्ट्रेच करता हूं चेंजेस इट्स शेप, उसकी शेप को चेंज कर देता है। क्यों? हाउ डज फोर्स चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कैसे कैसे फोर्स एक ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। आइडेंटिफाई शेप चेंज ड्यू टू द फोर्स, फोर्स के कारण जो शेप चेंज होता है उसको समझाइए। या फिर इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है बेटा डिफॉर्मेशन, नोन एज डिफॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना। डिफॉर्मेशन उसका उल्टा, उसको डिफॉर्म कर दिया, उसको गड़बड़ कर दिया। जैसे बच्चे आते हैं ना, टॉय आते ही तोड़ फोड़ देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं। चेंज इन इट्स शेप और साइज, तो जब मैं उसके ऊपर रबर बैंड को खींचा मैंने तो क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से उसकी शेप या साइज चेंज हो जाता है। कॉज्ड बाय द फोर्स, इट कैन बी टेम्परेरी ऑल्सो। टेम्परेरी का एग्जाम्पल बताओ। एक फुटबॉल है, मैंने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई किया तो वो थोड़ा पिचक जाएगी अंदर की तरफ, जैसे ही मैं फोर्स को हटाऊंगा उसका डिफॉर्मेशन था वो नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली विद द रबर बैंड, रबर बैंड का एग्जांपल दिया है उन्होंने तो और अच्छी बात है, आप रबर बैंड का ही एग्जांपल बता सकते हैं कि मैं जब उसको स्ट्रेच करूंगा तो फोर्स लगा रहा हूं तो उसकी शेप चेंज होगी, जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा और रिलैक्स हो जाएगा, वो सेम शेप में आ जाएगा। Why is force essential in sports activity? स्पोर्ट्स एक्टिविटी में फोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी तरीके से आ जाए बेटा, सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी का नहीं आएगा, हो सकता है फुटबॉल आ जाए, क्रिकेट आ जाए, कोई और घर के काम में आ जाए, कैसे भी आ सकता है। हाउ डू प्लेयर्स यूज फोर्स इन गेम? प्लेयर्स गेम में फोर्स को कैसे यूज करते हैं? रोल ऑफ फोर्स इन द स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन यूज ऑफ फोर्स इन स्पोर्ट्स। सभी का आंसर यही रहेगा। यूज्ड इन किकिंग, थ्रोइंग, किक करते हैं, थ्रो करते हैं। चेंजेस स्पीड एंड डायरेक्शन, बॉल की स्पीड चेंज कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। एसेंशियल स्किल, और ये बहुत ज़रूरी है बेटा। जब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं किधर किक करूंगा, किधर जाएगा, तो मैं अपने ही गोल में गोल कर दूंगा, अपनी गोल में गोल कर दूंगा। तो ये इसलिए ज़रूरी है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई कैन नो एक्टिविटी बी डन विदाउट फोर्स? कोई भी एक्टिविटी बिना फोर्स के क्यों नहीं हो सकती? और शो इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स बताइए। और हाउ डज फोर्स हेल्प लिविंग थिंग्स? फोर्स लिविंग थिंग्स को कैसे हेल्प करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स बताइए। इट इज नीडेड फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड टू डू वर्क, हम अपना कोई भी काम चाहे घर पे हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, बिना फोर्स के नहीं कर पाएंगे, इवन लिखना तक पॉसिबल नहीं है, सोचिए। यूज्ड इन डेली लाइफ, एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अब यहां टग ऑफ वार के बारे में बता रहे हैं। टग ऑफ वार क्या होता है? रस्सा कसी। एक रस्सी दे दी, 5-6 लोग इधर हैं, वही सिमिलरली एक दूसरी टीम उधर है, बीच में एक मार्किंग लगा दिया कि भाई जैसे ही ये जिस टीम के पास चला गया वो जीत गया। इसको बोलते हैं टग ऑफ वार, हिंदी में रस्सा कसी बोलते हैं। एंड इन ए ड्रॉ, और कोई टग ऑफ वार कराया क्लास 6 और क्लास 8 के बीच में, और वो ड्रॉ हो गया। ड्रॉ का मतलब दोनों बराबर रह गए। ऐसा क्यों? अब एक बात बताओ, दोनों बराबर कब रहेंगे? मान लो एक रस्सी है,
रस्सी है और यहाँ 5 लोग लगे हुए हैं, इधर 5 लोग लगे हुए हैं, और ना ये लोग इधर खींच पा रहे हैं ना ये लोग इधर खींच पा रहे हैं, बिल्कुल उसी पोजीशन पे है, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? गिव ए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। व्हेन डज मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड, मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों टीम खींच रही हैं, 10-10 लोग खींच रहे हैं, सोचो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। या फिर एक्सप्लेन बैलेंस फोर्स विद एग्जांपल। इसमें क्या हुआ बेटा, हुआ क्या, इक्वल फोर्सेस एक्ट अपोजिट। तो हो सकता है 5 लोग हैं, हर एक ने 10 न्यूटन लगाया, तो टोटल कितना होगा 50 न्यूटन। हर एक ने यहाँ भी 50 न्यूटन ही लगा दिया, तो दोनों फोर्स 50 न्यूटन है, वो बैलेंस कर जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 50 - 50, नेट फोर्स 0, नो मोशन चेंज। और ये कैसी कंडीशन होगी, बैलेंस कंडीशन होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनमें से कोई एक टीम ऐसी हो जो 51 लगा दे, कोई एक टीम ऐसी हो जो 51 लगा दे, तो होगा क्या, धीरे 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 वो टीम खींच लेगी, धीरे धीरे अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, 1 न्यूटन की पावर से वो खींच लेगी। व्हाई इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस इंपॉर्टेंट इन साइंस, साइंस में फोर्सेस को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? और हाउ डज नॉलेज ऑफ फोर्स हेल्प ह्यूमन, जो नॉलेज है फोर्स का वो आदमियों की हेल्प कैसे करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फोर्सेस, फोर्सेस को क्यों पढ़ा जाता है? एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स इन साइंस। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड मोशन, तो इससे होता क्या है, हम मोशन को बड़ा इजीली ट्रैक कर पाते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आप टेनिस का गेम लगा लीजिए, बैडमिंटन का लगा दीजिए, क्रिकेट का लगा लीजिए, फुटबॉल का लगा लीजिए, वहाँ सारा क्या है, कैलकुलेशन का खेला है कि भाई मैं इधर किक करूंगा तब वो गोल इधर जाएगा, अगर मैं इतना फोर्स लगाऊंगा तब गोल के अंदर जाएगा, या फिर टेनिस में मैं यहाँ मारूंगा तब वो नेट को क्रॉस करेगा, अगर थोड़ा सा भी फोर्स मेरा कम रह गया तो नेट से इधर ही रह जाएगी बॉल। तो ये सब कैलकुलेशंस के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है, मशीन्स में ज़रूरी है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है, एंड बेस्ड ऑफ फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और जो फोर्स है, इसीलिए तो क्लास 8 में फोर्स आ गया है, यह है क्योंकि फिजिक्स कॉन्सेप्ट का बेसिक है, और यहीं से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मास, मास को एक्सप्लेन कीजिए। हाउ डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक मास है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? हाउ इज मास रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मैटर, मास का और अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर का मतलब उसके अंदर कितना माल मसाला है, उन दो के बीच में क्या रिलेशन है, मास के और अमाउंट ऑफ मैटर के बीच में। भाई मान लिया मैंने बोला मेरा मास है 10 kg, मेरा मास है 10 kg, तो वो मेरे अंदर माल मसाला है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपका मास 10 kg कैसे हो सकता है? क्योंकि मास मेरा 10 kg है, मल्टीप्लाइड बाय 6, मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन कितना है 9.8, तो मैं उसको एक रफली 10 मान लेता हूँ, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तब जो वेट, जो रियल लाइफ में हम वेट बोलते हैं वो 100 के आसपास आ जाएगा। बात समझ रहे हो? मास आपका एक्चुअल कंटेंट है। अभी मास और वेट के बीच में हम डिफरेंशिएशन समझेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना माल मसाला है, ये मतलब नहीं है कि खींच कितने फोर्स से रहा है, कितना इसके अंदर माल मसाला, बस वही मास है। इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट एवरीवेयर का मतलब आप अर्थ के ऊपर इक्वेटर पे गए तब मैंने मेरा मास चेक किया 10 kg, पोल पे गया तब चेक किया तब 10 kg, चांद पे गया तब चेक किया तब 10 kg, मार्स पे गया तब चेक किया 10 kg, हर जगह 10 kg ही रहेगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया आपको अर्थ के ऊपर, मार्स के ऊपर, मून के ऊपर, सभी जगह ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना मेरा कंटेंट था, जितना अमाउंट ऑफ मैटर था मेरी बॉडी के अंदर वही है। इट इज़ मेजर्ड इन द किलोग्राम, इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसका दूसरा भाई आ गया वेट, जिसको हम रियल लाइफ में आपस में इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, नहीं करना है अभी से, आज से आगे नहीं करेंगे आप लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेट ऑफ ए बॉडी, हाउ इज द वेट रिलेटेड टू द ग्रेविटी। अब देखो वेट और ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन ये है, सोचो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेट। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में आ सकता है कि वेट का और ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन है, इसका भी आंसर यही होगा, या फिर सिंपल आ जाए वेट को डिफाइन कीजिए। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट क्या है? आपका एक्चुअल कंटेंट नहीं है, एक्चुअल कंटेंट तो मेरा मान लिया 10 kg ही है, लेकिन वेट क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। उस बॉडी के ऊपर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, कितना खींच रहा है। अगर मेरा मास 10 kg है, मास की यूनिट क्या थी? kg। अगर मेरा मास 10 kg है और अर्थ मेरे को 10 की पावर से अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशन पुल कर रहा है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10,
10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 100। तो मेरा जो वेट है वो 100 हो गया। अब एक बात बताओ, इसको लिखेंगे कैसे? इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम नहीं होगी जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, इसकी यूनिट होगी बेटा न्यूटन। ध्यान करना, वेट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। कैसे? इवन अर्थ के ऊपर देखो, अर्थ के ऊपर मैंने बोला कि 100 न्यूटन निकल के आया, 100 न्यूटन निकल के आया। अगर वही मैं मून पे जाऊंगा तो इसका 1/6 6 से डिवाइड कर दो, मून के ऊपर मेरा जो वेट रहेगा वो इतना रह जाएगा। तो क्या पूरी अर्थ पे तो सेम रहता होगा ना सर? नहीं, अर्थ पे भी अगर मैं इक्वेटर पे जाऊंगा तो अलग वेट होगा, पोल्स पे जाऊंगा तो अलग वेट होगा। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशन पुल। यह ग्रेविटेशन पुल के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि आपके एक्चुअल कंटेंट के ऊपर। इसीलिए बेटा जो मास है वो कांस्टेंट है हर जगह। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कंटेंट तो मेरा वही है, चाहे यहां रहूं, मून पे जाऊं या मार्स पे जाऊं, एक्चुअल कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया। जिस माल मसाले का मैं बना हुआ हूं, मेरे सेल्स, मेरा टिश्यूज, जिस चीज़ का मैं बना हुआ वो एज इट इज़ है, लेकिन ग्रेविटेशन पुल चेंज हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड द मास ऑफ द मून। इसीलिए अब आ गया अपना इंटरेस्टिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम में आ जाए, पूरे चांसेस हैं। हाउ आर मास एंड वेट डिफरेंट? कंपेयर मास एंड वेट। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे बेटा? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर वेयर एज वेट इज द ग्रेविटेशन पुल। ये लाइन अगर आपने ऐड कर दी तो समझिए आधी जंग जीत जाएंगे। मास इज कांस्टेंट, वेट कैसा है? कांस्टेंट नहीं है, चेंज करेगा। मास की यूनिट किलोग्राम है, वेट की यूनिट न्यूटन है। ये इस टाइप से लिखना बेटा, एक लाइन ड्रॉ करना, इधर मास लिख देना, इधर वेट लिख देना, और अच्छे से। मास डजंट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चांसेस आने के। व्हाई डज मास रिमेन सेम एवरीवेयर बट वेट चेंजेस? रिसेंटली अभी हमने समझा कि वाई वेट इज डिफरेंट ऑन अर्थ एंड द मून, वाई इज वेट वेरिएबल बट मास कांस्टेंट। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि वेट हमारा ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मास उस चीज के अंदर मैटर कितना है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए वो चेंज कर जाता है, वेयर एज मास नहीं करता है। व्हाई डज ए पर्सन फील लाइटर ऑन द मून? मून के ऊपर लाइट क्यों फील करेगा? बट ऑब्वियस अभी मैंने बताया, मान लिया उसका वेट अर्थ के ऊपर 100 न्यूटन है, लेकिन मून के ऊपर जाएगा तो वो 1/6 रह जाएगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब 6 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 16.6 के आसपास आ जाएगा, तो वो उसका वेट घट गया, इसीलिए वो कम वेट फील करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, इसीलिए। व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट फ्लोट व्हाइल अदर सिंक इन वाटर? अब एक नया कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीजें फ्लोट करती हैं लेकिन कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश है बेटा, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। कोई चीज कैसे सिंक करेगी या फ्लोट करेगी वो डिपेंड करेगा। व्हाट डिटरमाइंस फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑन ऑब्जेक्ट? क्या चीज डिफाइन करेगी, क्या चीज डिटरमाइन करेगी कि वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी? एक्सप्लेन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोट को और सिंक को एक्सप्लेन करो। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी और डेंसिटी के ऊपर उसका सिंकिंग या फ्लोटिंग डिफाइन करेगा। ऑब्जेक्ट लेस डेंस देन वाटर फ्लोट। तो जो वाटर की डेंसिटी है ना वो लगभग 1 के आसपास है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम हुई, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम हुई, जैसे लकड़ी है उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर पानी से ज़्यादा होगी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी अगर पानी से ज़्यादा हुई, मान लिया मेरे पास लोहे का एक बहुत बड़ा हैवी वेट टाइप बोझ है, अगर मैं उसको पानी में डालूंगा तो क्या होगा? वो सिंक कर जाएगा। शेप एंड वॉल्यूम ऑल्सो मैटर। शेप के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर मैटर करेगा, डिसाइड करेगा कि शेप और वॉल्यूम कैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके बार बार क्वेश्चन आता है कि लोहा, अब आपके क्वेश्चन आ जाए कि लोहा डूबेगा या तैरेगा। अब कुछ बच्चे लिख के आ जाएंगे डूब जाएगा, कुछ बच्चे लिख के आ जाएंगे तैरेगा। क्यों भाई, कैसे पता चला? कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने लोहे का एक पतरा उसमें डाला था पानी में, डूब गया था। कोई बोलेगा नहीं लोहे की बोट मैंने देखी थी तैर रही थी, और लोहे का इतना बड़ा मैंने शिप देखा वो भी तैर रहा था। वो डिपेंड करेगा बेटा उसका कैसा शेप है, कितना वो वॉल्यूम कवर कर रहा है, कितना वो वॉल्यूम कवर कर रहा है। शेप से ही उसकी वॉल्यूम डिसाइड होगी। मास तो जितना है वो है, हमें पता वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसका मैं वॉल्यूम इस हिसाब से डिजाइन कर दूं, जैसे शिप की डिजाइनिंग में किया जाता है। शिप की डिजाइनिंग में बेसिकली होता क्या है, मान लिया एक लोहे का पतरा है,
सिंपल सा एक फ्लैट पतरा है, मैं उसको पानी में डाला, वो तुरंत डूब जाएगा। लेकिन अगर उसी पतरे को मैं इस टाइप से बैंड करके यूँ एक शेप दे दूँ, यूँ जो आपकी शिप की शेप होती है, यू शेप दे दी मैंने उसको, तो होगा क्या, उससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और मैंने बताया था आपको, जो चीज़ नीचे है इसका और इसका रिलेशन क्या होगा, जैसे इसका वॉल्यूम मैंने बढ़ाया तो इसकी डेंसिटी घट गई, जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ाया इसकी डेंसिटी घट गई। और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो क्या करता है, वो फ्लोट करता है। और वही अगर मैं इसका वॉल्यूम घटा दूँ तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही डेंसिटी बढ़ जाएगी वो सिंक कर जाएगा। यही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, डेंसिटी को बताया है। डेंसिटी क्या होती है, एक्सप्लेन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, हाउ इज डेंसिटी रिलेटेड टू मास एंड वॉल्यूम। सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है। डेंसिटी का मतलब है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट शोज कॉम्पैक्टनेस ऑफ मैटर। कॉम्पैक्टनेस कि भाई मान लो एक बस है, बस के अंदर टोटल इस टाइप से 10 लोग बैठे हैं बस, और वही इसी बस में इतनी बड़ी बस है, अगर 100 लोग बिठा दूं तो क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाएगा, वो बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। अब 100 लोग को बिठाने के लिए मुझे बिल्कुल पास बिठाना पड़ेगा, तो अब इस टाइप से उनके अंदर कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाएगी, वही समझा रखा है। तो हायर डेंसिटी क्या होगा, हैवियर फॉर द सेम साइज। अब एक बात बताओ, बस का साइज तो सेम ही है, बस के साइज में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, लेकिन उसमें मैंने चीज़ें और ज़्यादा घुसा दी, आदमी और ज़्यादा घुसा दिए, तो हुआ क्या, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। सेम साइज के लिए वो हैवी हो जाएगा। मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी, डेंसिटी की डेफिनेशन अभी अभी देखी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या होता है, मास को हम किलोग्राम में डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम का कैसे होता है, मीटर का क्यूब, तो इसकी यूनिट होगी, डेंसिटी की यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाई डज ए स्टोन सिंक इन वाटर। अब कुछ भी आ जाए, स्टोन की जगह कुछ भी आ जाए, लोहा, कुछ भी, स्टोन, पत्थर है तो पत्थर है, कोई और चीज़, टेबल, कुर्सी, मेज, दीवार, आप क्यों डूब जाते हैं, कुछ भी पूछ ले। एक्सप्लेन सिंकिंग ऑफ स्टोन इन वाटर। व्हाई हैवी ऑब्जेक्ट्स यूजुअली सिंक। उसके पीछे आप रीज़न यही बताएंगे कि उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ ले, व्हाई डज ए वुडन पीस फ्लोट, तो आप बोल दोगे उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। अब जब पानी से कम होगी तो उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा वो उसके वेट से ज़्यादा हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ बेटा हम पानी के अंदर डालते हैं, जब कोई भी चीज़ हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिसे अपथर्स्ट बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसे हम बायंसी बोलते हैं। अपथर्स्ट बोल दीजिए, बायंसी बोल दीजिए। अगर ये अपवर्ड फोर्स उसके वेट से ज़्यादा, वेट किधर लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था, अगर ये अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये फ्लोट करता रहेगा, अगर डाउनवर्ड फोर्स जो उसका वेट है वो ज़्यादा हुआ तो वो सिंक कर जाएगा। Why does a ship made up of iron float on water? एक शिप है जो आयरन का बना हुआ है, वो फ्लोट कर रहा है। How can heavy ship float? या फिर explain floating of ships. Ship has larger hollow shape. शिप ने क्या किया, एक होलो शेप बना ली, और जिसका एरिया, जिसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था। ओवरऑल डेंसिटी बिकम्स लेस देन वाटर। तो इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम हो जाए। डिस्प्लेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी को ज़्यादा हटा देती है, इसीलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अपवर्ड फोर्स बैलेंसेस वेट। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो बैलेंस कर देता है वेट को, और इस तरह से वो डूबता नहीं है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या है, एक्सप्लेन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर। मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, कोई भी सब्सटेंस को जब मैं पानी में डुबाने जाता हूँ तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिसे हम बाइंड फोर्स बोलते हैं। व्हाट फोर्स हेल्प ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। ऐसा कौन सा फोर्स है जो चीज़ों को फ्लोट करने में हेल्प करता है, दिस इज द बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स बाय द लिक्विड। लिक्विड एक्सर्ट करेगा, किधर करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, किधर करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, जिसी को अपथर्स्ट भी बोलते हैं। इट एक्ट अपोजिट टू द ग्रेविटी। यह जो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था उसके अगेंस्ट काम करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने कितना पानी हटाया है। जब इस सब्सटेंस को मैं पानी में डुबो रहा हूं तो ये कितने पानी को हटाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट हेल्प ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। इसी अगर इन दो का कंपैरिजन कर लो आप, ग्रेविटेशन फोर्स और बाइंड फोर्स, इन दोनों का कंपैरिजन कर लो, जो भी ज़्यादा होगा, अगर बाइंड फोर्स ज़्यादा होगा तो वो चीज़ फ्लोट करेगी, अगर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो चीज़ सिंक कर जाएगी।
हाउ डज शेप अफेक्ट फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, कैसे किसी चीज की शेप उस चीज को फ्लोट करने में और सिंक करने में डिसाइड करेगी। व्हाई डू होलो ऑब्जेक्ट फ्लोट इजिली, जो होलो ऑब्जेक्ट्स हैं कैसे वो फ्लोट कर जाते हैं आसानी से। एक्सप्लेन रोल ऑफ शेप इन फ्लोटिंग, शेप का क्या रोल है। मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि भाई देखो सीधे सी बात है, वही लोहे का पतरा जब तक उसकी शेप सीधी सी थी, लोहे की जो शीट थी वो जब तक उसकी बिल्कुल सीधी थी, वो जुप से पानी में डूब जाएगा। लेकिन वही मैंने उस शेप को अच्छे से होलो बना दिया, अंदर से खाली कर दिया, तो उसकी शेप ने डिसाइड किया उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ने डिसाइड किया उसकी डेंसिटी, और जैसे उसकी डेंसिटी पानी से कम हुई वो फ्लोट कर जाएगी। होलो शेप्स डिस्प्लेसेस मोर वाटर, होलो शेप्स ज़्यादा पानी को हटाती हैं, तो मोर वाटर डिस्प्लेस होगा तो मोर बाइंड फोर्स लगेगा, उसके ऊपर उतना ही अपथर्स्ट लगेगा, उतना ही बाइंड फोर्स लगेगा, जिससे कि उसकी डेंसिटी घट जाएगी और वो चीज़ फ्लोट करेगी। What happens when an object displaces more water, जैसे ही कोई चीज़ मोर वाटर को डिस्प्लेस करेगी, या फिर हाउ इज फ्लोटिंग रिलेटेड टू द वाटर डिस्प्लेसमेंट, फ्लोटिंग का और वाटर डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है, जबरदस्त वाला रिलेशन है। जो चीज़ ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी वो ज़्यादा फ्लोट करेगी, जो कम पानी को डिस्प्लेस करेगी वो कम फ्लोट कर पाएगी। एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट इन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स में डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करो। मोर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज बाइंड फोर्स, जितना डिस्प्लेसमेंट करेगी उतना ही बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा। बाइंड फोर्स क्या करेगा, वेट को इजीली बैलेंस कर पाएगा और ऑब्जेक्ट फ्लोट स्टेडीली, और वो इजीली फ्लोट कर सकता है। दिस इज द सेम प्रिंसिपल विच इज यूज्ड इन द शिप्स। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स, 2 एग्जाम्पल बताओ जहां फ्लोटिंग को और सिंकिंग को एक्सप्लेन कर रहे हो। देखो फ्लोटिंग में क्या है, वुड है, कॉर्क है, इजीली फ्लोट करेंगे, वेयर जो चीज़ डूब जाती हैं, स्टोन है, आयरन की नेल है, वो डूब जाएंगी। क्यों ये चीज़ हुई, क्योंकि उनके डेंसिटी में डिफरेंस था, इसीलिए हुआ। और ये सब क्या था, कॉमन लाइफ एग्जाम्पल्स थे हमारे। स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग इन डेली लाइफ, फ्लोटिंग और सिंकिंग डेली लाइफ में कैसे वो करेंगे। हाउ इज फ्लोटिंग यूजफुल टू ह्यूमन, बिल्कुल यूजफुल है। अब सोचो पूरे शिप जो पानी में तैरते हैं, बोट्स हैं, वो क्या सबमरीन हैं, वो फ्लोटिंग और सिंकिंग के प्रिंसिपल पे ही काम कर रही हैं। एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का एक्सप्लेनेशन हम कहाँ यूज करते हैं। शिप ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल, कैसे, बिकॉज ऑफ दिस फ्लोटिंग। हेल्प इन द स्विमिंग, हम लोग तैर पाते हैं, पानी में डूबते नहीं हैं। यूज इन द फिशिंग बोट्स एंड इंपॉर्टेंट इन वाटर ट्रेवल, वाटर ट्रेवल किसी भी फॉर्म में कर रहे हो आप, जरूरी है। अब जैसे मैंने बताया था बेटा, मास और वेट बहुत आपस में एक दूसरे से मिले जुले हैं, तो इसीलिए मैंने एक और दूसरे फॉर्म में आपको समझाने के लिए एडिशनल ऐड किया है। मास एंड वेट आर रिलेटेड बट नॉट द सेम, दोनों रिलेटेड हैं। वेट टोटली मास के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन सेम नहीं है। यहाँ उसके बीच में क्लियर कंपैरिजन सिखाया आपको। जैसे मास है क्या चीज़, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। क्या ये चेंज करता है क्या लोकेशन के साथ, नो, ये चेंज नहीं करता, इट स्टेड द सेम एवरीवेयर। किस में मेजर करेंगे इसको, किलोग्राम में मेजर करेंगे या छोटी यूनिट ग्राम में मेजर करेंगे। क्या है ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, कोई ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एग्जांपल के लिए अगर एक स्टोन है, एक रॉक है जिसका वेट है 5 किलोग्राम, तो या मून पे ले जाओ, स्पेस में ले जाओ, इसका मास आपको 5 किलोग्राम ही मिलेगा। वेयर वेट की बात करें तो इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर अप्लाई करेगी, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। क्या ये लोकेशन के साथ चेंज कर जाएगी, बिल्कुल कर जाएगी। अर्थ के ऊपर उसका वेट कुछ और होगा, मास के ऊपर कुछ और होगा, मास के ऊपर कुछ और होगा। इसके यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन। एग्जांपल के लिए अगर जो 5 किलोग्राम का रॉक था जिसका मास हर जगह सेम था, उसका वेट मून के ऊपर कम हो जाएगा अर्थ के कंपैरिजन में। सिंपल सा तरीका है, मास क्या चीज़ है, हाउ मच मैटर है, या फिर वेट क्या चीज़ है, हाउ हैवी इट फील्स, कितना हैवी फील हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के कारण। अब आता है बेटा इस चैप्टर की जान, क्या, न्यूमेरिकल्स। गलती से मिस मत करना, बच्चे यहीं से गलत आदत पकड़ लेते हैं, आप मत पकड़ना। जैसे यहाँ प्रेशर कैलकुलेशन करना सिखाया मैंने आपको। एक फोर्स है बेटा 200 न्यूटन। तो बात ध्यान करना, जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ना, जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये लिखने की आदत डाल लो। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। पहले देखो ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, तो सीधा लिखो
कि भाई फोर्स तो उसने बता दिया 200 न्यूटन है। एक्ट ऑन एन एरिया, तो पूरा कहानी को मत लिखो, बस ध्यान में रखो मेरे काम की चीज़ क्या है। मैंने बोल्ड में कर रखा है उस चीज़ को, देखो 200 न्यूटन कितने एरिया के ऊपर काम कर रही है, एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर, एरिया लिख लिया मैंने, दो चीज़ें लिख ली। अब वो पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस, कितना प्रेशर प्रोड्यूस हुआ। तो आप क्या करो, फिर लिख लो प्रेशर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दो कि भाई मुझे पता क्या करना है, मुझे प्रेशर पता करना है। तो आपके सामने, अब आपके सामने तीन चीज़ आ गई, इधर देखो तीन चीज़ आ गई, क्या क्या, प्रेशर मुझे पता करना है, फोर्स और एरिया के बीच में रिलेशन का होते हुए, तो एक फॉर्मूला तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ये तो वही फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मुझे दोनों चीज़ें दे रखी हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे दोनों चीज़ें दे रखी हैं, मैंने दोनों की वैल्यू रखी, 200 डिवाइडेड बाई 4 काट दूंगा तो 50 आ गया, 50 तो आ गया। अब मुझे ये बात ध्यान रखनी है, अभी से आदत डाल लो, किस चीज़ की, यूनिट की, किस चीज़ की, यूनिट की। फोर्स की यूनिट थी 200 न्यूटन, एरिया की यूनिट थी मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 पास्कल। गलती से भी बहुत बच्चे क्या करते हैं, लिख के आ जाएंगे प्रेशर इज इक्वल टू 50, यहाँ छोड़ के आ जाएंगे आंसर को, तुरंत वो एक नंबर काट लेगा, जो एग्जामिनर होगा एक नंबर काट लेगा। पक्का इसके सामने इसकी यूनिट देख के आओ कि किस चीज़ की थी। अगर मुझे नहीं याद है कि ये पास्कल थी तो भी आप इतना तो लिख सकते हैं 50 न्यूटन मीटर क्यूब, 50 न्यूटन मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना तो लिख के आ सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एरिया, अगर मैं एरिया चेंज कर दूं तब न्यूमेरिकल कैसे आएगा। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो मैंने क्या किया बेटा, दो केस बना लिए। पहला केस 100 न्यूटन है, अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, तो मैंने लिखा सबसे पहले कि फोर्स कितना है 100 न्यूटन है, कितने एरिया के ऊपर काम कर रहा है 2 मीटर स्क्वायर के ऊपर काम कर रहा है। व्हाट विल बी द प्रेशर इफ द सेम फोर्स, अब देखो दूसरा केस देखो, अगर सेम फोर्स बोल रहा है तो यहां भी लिख लो 100 न्यूटन, एक्ट ऑन एन एरिया, एरिया चेंज कर दिया, एरिया कितना कर दिया 5 मीटर स्क्वायर। तो अब ये दो केस हो गए, ये अलग केस है, ये एक अलग केस है, दोनों में मुझे पता क्या करना है, प्रेशर पता करना है। वही फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला, यहाँ प्रेशर के नीचे मैंने 1 लिख दिया क्योंकि केस 1 का प्रेशर मैंने कैलकुलेट किया फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स को एरिया से डिवाइड किया, जब मैं डिवाइड करूंगा तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50, 50 क्या 50 पास्कल, 50 क्या 50 पास्कल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 100 को 5 से डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 पास्कल। तो एक बात बताओ, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, सर ये ज़्यादा है, प्रेशर ए में ज़्यादा है, तो मुझे पता चल गया प्रेशर डिक्रीजेज व्हेन एरिया इंक्रीज। जैसे ही मैंने एरिया बढ़ाया, 2 से एरिया बढ़ाया 5, एरिया बढ़ाया प्रेशर घट गया, एरिया बढ़ाया प्रेशर घट गया, यानी प्रेशर और एरिया के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वही आ गया हाई हील्स वर्सेस फ्लैट शूज वाला। ए गर्ल्स अप्लाई अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, मान लेते हैं उसका वेट कितना था 400 न्यूटन था, यानी उसने फोर्स कितना अप्लाई किया 400 न्यूटन अप्लाई किया, एरिया कितना था 0.01 मीटर। और फ्लैट शू का एरिया कैसा था, भाई पहले उसने पेंसिल हील पहन रखी थी, बाद में उसने फ्लैट शू पहन रखा था, तो दो अलग अलग केस हो गए, दो अलग अलग केस हो गए। तो केस 1 यहाँ बना लिया मैंने, केस 2 यहाँ बना लिया। तो जब मैं 400 को 0.01 से डिवाइड करूंगा तो 40,000 पास्कल आएगा। 400 को जब मैं एरिया दूसरा लूंगा तो मेरा आंसर आया 10,000 पास्कल। अब देखो, जैसे ही मैंने एरिया बढ़ाया, जैसे ही मैंने एरिया बढ़ाया, फ्लैट शू का यूज किया, प्रेशर घट गया। ये ज्यादा है, ये कम है, प्रेशर घट गया। तो इससे मुझे पता चल गया हाई हील प्रोड्यूसेस मोर प्रेशर और फ्लैट शू प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर। नेक्स्ट आता है थर्स्ट एंड प्रेशर को समझते हैं। थर्स्ट क्या था, थर्स्ट वही था बेटा कि एक फ्लैट सरफेस है, उसके नॉर्मली जितना भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो दैट इज नोन एज थर्स्ट। ए बॉय एक्सर्ट्स अ थ्रस्ट ऑफ 600 न्यूटन। थर्स्ट का मतलब आप नॉर्मल प्रेशर भी बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स बोल दिया। कितना अप्लाई किया उसने 600 न्यूटन ऑन द फ्लोर। इफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज 3 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 3 मीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर, प्रेशर पता कीजिए। एरिया कितना आ गया बेटा 600 को 3 से डिवाइड करूंगा तो प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा 200 पास्कल। तो प्रेशर कितना अप्लाई किया उसने 200, 600 को 3 से डिवाइड किया 3 2 ज़ा
600, तो क्या आ जाएगा 200 पास्कल। अब हम बैलेंस फोर्स को समझेंगे। मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं इसी वीडियो में। दो फोर्सेस हैं, एक बॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, 50 न्यूटन इधर लगाया, 50 न्यूटन इधर लगाया, तो ओवरऑल फोर्स क्या होगा 50 माइनस 50 100, सॉरी 50 माइनस 50, तो ये आ गया 0 न्यूटन। तो ये कैसा फोर्स हो गया बेटा, बैलेंस फोर्स हो गया। नेक्स्ट आता है अनबैलेंस फोर्स। अब सेम इसी टाइप से एक बॉक्स है, एक डायरेक्शन में मैंने 80 न्यूटन अप्लाई किया, दूसरी डायरेक्शन में 30 न्यूटन अप्लाई किया। कैलकुलेट द नेट फोर्स। अब 50 उधर लग रहा है, 30 इधर लग रहा है, तो 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा, सॉरी 80 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, जो कि एक अनबैलेंस फोर्स है। फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन। अब अगर मैं सेम ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, एक बॉक्स है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अभी आपको बहुत आसान लगेंगे। अगर एक बॉक्स है जिसपे मैं 40 न्यूटन अप्लाई किया, सेम डायरेक्शन में मैं 60 न्यूटन और अप्लाई कर देता हूं, तो टोटल जुड़ जाएगा 40 प्लस 60, 100 न्यूटन सेम डायरेक्शन में काम करेगा, 100 न्यूटन सेम डायरेक्शन में काम करेगा। नेक्स्ट आता है प्रेशर ऑन स्नो। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो बार बार आएंगे। ए मैन वेइंग 500 न्यूटन, एक आदमी का वेट है 500 न्यूटन, स्टैंड्स ऑन स्नो, एरिया ऑफ वन शू, उसके एक शूज का तो एरिया इतना है, दूसरे शू का एरिया इतना है, तो उसका फाइंड द प्रेशर ऑन द स्नो। इसमें मुझे कुछ गलती लग रही है, तो ये मैं नहीं करा रहा हूं अभी। चेंज इन द प्रेशर विद एरिया। अगर मैं एरिया कम ज्यादा कर रहा हूं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन एट एन एरिया ऑफ 6 मीटर स्क्वायर, एक फोर्स 6 मीटर स्क्वायर पे काम कर रहा है, व्हाट विल बी द प्रेशर इफ द एरिया इज रिड्यूस्ड टू 3 मीटर स्क्वायर। यहां उसने क्या किया, वही चीज की, फोर्स वही है, उसके ऊपर ये एरिया पे काम करेगा, तो आप क्या करोगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, 300 को 6 से डिवाइड किया, सीधा 50 आ गया, ठीक है। फिर अब आप क्या किया, व्हाट विल द प्रेशर, दोबारा प्रेशर पता करना है। अगर मैं एरिया कम कर दूं, एरिया 6 की वजह से 3 कर दिया, तो 3 से जब डिवाइड करूंगा तो 100 आ जाएगा, तो क्या हुआ, प्रेशर डबल हो गया जब एरिया मैंने आधा किया। तो ये वही चीज है, प्रेशर डबल हुआ अगर मैंने एरिया आधा किया, यानी अगर मैं एरिया कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर घटेगा। ये चीज बहुत बार आएगी। लिक्विड प्रेशर कॉन्सेप्ट। वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक इज ग्रेटर देन एट द टॉप। मैंने बताया एक टैंक है बेटा, आपके घर में पानी का टैंक हो सकता है, तो एक बात बताओ, नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझना, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा नीचे ही तो होगा, क्योंकि सारा प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है। साइड में प्रेशर होगा क्या, हाँ सर होगा। ऊपर प्रेशर होगा क्या, हाँ ऊपर की तरफ भी होगा, चारों तरफ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारा का सारा जो एयर कॉलम है वो नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, इसीलिए। प्रेशर इन द लिक्विड, इफ प्रेशर एट टॉप इज 500 पास्कल, इस जगह पे प्रेशर लग रहा है 500 पास्कल। व्हाट हैपन्स एट द बॉटम, तो यहां प्रेशर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, कैसे कैलकुलेट करें। लेकिन रफ ये तो बता सकते हो ना कि भाई इसमें कुछ नहीं दे रखा, लेकिन 500 से ज्यादा होगा, इतना मैं श्योर। तो आप बस यही लिख के आ जाओ, प्रेशर एट द बॉटम इज मोर देन 500 पास्कल। 500 पास्कल से तो पक्का ज्यादा होगा, इतना मैं जरूर बता सकता हूं। इसी के साथ आज यहां आपका चैप्टर खत्म होता है। विद इन 1.5 आवर हमने पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, जितने तरीके से न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सब के सब बनाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कमी लग रही हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं ऐड ऑन कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत नज़दीक हैं, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।